इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाजरीन आदाब, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, श्रीनगर मुजफ्फराबाद के रास्ते से हो रही तिजारत की शफाफियत पर एक मरतबा फिर से सवालिया निशान लगा है। चंद रोज कबल मुजफ्फराबाद से आई एक माल बरदार गाड़ी से करीब 100 करोड़ रुपये मालियत की नशीली अद्वियात बरामद होने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ा मामला खड़ा हुआ है। साल 2008 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एतमाद साजी के तौर पर श्रीनगर मुजफ्फराबाद के रास्ते से आर पार तिजारत शुरू किया। ताहम गुज़श्ता दिनों इस कारोबार को उस वक्त दचका लगा जब मुजफ्फराबाद से आई एक माल बरदार गाड़ी से भारी मिकदार में नशीली अद्वियात बरामद हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि बैनुल अक़वामी बाजार में इन नशीली अद्वियात की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। As per the international market, this contraband is valued at about 100 crore rupees in the international market. 100 crore rupees, gentlemen, which is a huge amount. And now this has happened for the second time, that the cross LOC trade has been utilized for carrying and smuggling contraband into the state. I don't know what are the designs of the evil designs of the mentors and the ISI and the other agencies across. I can assure you that this drug is being pumped into J&K to pollute the minds of the youth here and to sully them and to take them away from the mainstream and destroy their futures. मुजफ्फराबाद से आई माल बरदार गाड़ी से नशीली अद्वियात बरामद होने के मामले ने उस वक्त एक और मोड़ ले लिया जब कश्मीर के 27 ड्राइवरों को मुजफ्फराबाद में बंद रखा गया और मुजफ्फराबाद से जो ड्राइवर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार माल लेकर आए थे उनको तब तक वापस आने की इजाजत नहीं दी जा रही है जब तक उनके उस साथी ड्राइवर को नहीं छोड़ा जाएगा जिसकी गाड़ी से नशीली अद्वियात बरामद हुई हैं। पुलिस ने उस ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया है और तहकीकात जारी है। Under law, the person has been detained and the vehicle has been detained also. But Pak authorities reportedly have refused to take the other vehicles back, which unfortunately indicates that the Pak authorities to some extent are involved or are backing up this kind of a trade. Otherwise, they should have allowed the other vehicles to cross over and let the trade progress, because if a vehicle is involved in an illicit trade, it has to be dealt with under law. If tomorrow any illegal activity takes place by an Indian person or Indian citizen across, he will be dealt under law as per their country. But similarly, in our country, if this vehicle was carrying contraband, it is mandatory under law to seize the vehicle and to detain the driver. But the Pak authorities have refused to take the vehicle. That is another ramification or fallout. फ्राइडे को मैंने एक एफर्ट किया, हमने अक्रॉस वहाँ पे जो डीजी हैं ट्रेड एंड ट्रैवल के, उनसे हमने बात की और उनको बात सारी समझाई। 2-2.5 घंटे हमारी बड़ी कॉर्डियल माहौल में बातचीत हुई, लेकिन उनका यही स्टैंड था कि आप हमारे ड्राइवर को भेजो, हम उसका ट्रायल अपने मुल्क में करेंगे अपने लॉ के मुताबिक, और जो सीज्ड कमोडिटी है वो भी हमें भेजो, ड्राइवर भेजो, गाड़ी भेजो, ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन लें। पुलिस अथॉरिटी से डिस्कस करने के बाद, अपनी अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करने के बाद हमने ये मैटर अपनी गवर्नमेंट के नोटिस में लाया और उन्होंने भी अपने गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है। अभी हायर अथॉरिटीज से इसका रिस्पांस जो है वो आना है कि हमें इसमें क्या करना है। तो अगर तो रूटीन केस हो तो इस बंदे का ट्रायल हो, यहाँ पे ये जो भी लॉ इजाजत दे, फिर इसका चालान होता है, फिर जुडिशियल डिटर्मिनेशन होती है इस एक्ट के लिए, वो तो हमारा रूटीन केस है। लेकिन सिंस ये थोड़ा रूटीन से हट के है क्योंकि ये ड्राइवर अक्रॉस से आया है और उनके यहाँ पे रुकने की भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, तो अब वो बियॉन्ड टाइम लिमिट हमारे लोग वहाँ पे डिटेन्ड है और उनके लोग यहाँ पे हैं,
तो ये मसला अब हायर लेवल का है। कश्मीर के जो ड्राइवर मुजफ्फराबाद में बंद रखे गए हैं, उनके रिश्तेदार इन दिनों काफी परेशान हैं। हम बहुत परेशान हैं। मेरी शादी को अभी 1.5 महीना हुआ है। मेरा पति यहाँ से पाकिस्तान गया है कि एक ने गलती की है, सभी लोगों को सजा क्यों मिल रही है? ये क्या बात हुई? एक कैसा कानून है इन लोगों ने? ये कौन सा रूल है? एक गलती करे सबको सजा मिले? हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से और हिंदुस्तान गवर्नमेंट से उन लोगों को छोड़ दे। अगर गलती पाकिस्तान ड्राइवर किया तो हमारे ने क्या किया? हमारे जितने भी इधर से गए ड्राइवर, उनकी क्या गलती है? उनको तो छोड़ना चाहिए जल्दी से जल्दी। सलामाबाद चकोटी ट्रेड यूनियन का मुतालबा है कि इस ट्रेड को चालू रखने के लिए आर पार की हुकूमतें अपना भरपूर रोल निभाएं। यूनियन का कहना है कि क्रॉस एलओसी ट्रेड में शफाफियत लाने के लिए कमान पोस्ट या सलामाबाद में ट्रक स्कैनर लगाया जाए और साथ ही तजारत के लिए बैंकिंग और कम्युनिकेशन की सहूलियत भी फराहम रखी जाए। ये तो एक ट्रेड था नहीं, ये एक सीबीएम था। उसको तो हम ट्रेड की नजर से नहीं देखते थे, एक सीबीएम की नजर से देखते थे। मतलब जो भी इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने सीबीएम चलाया था उस हिसाब से देख रहे थे। तो ये एक सीबीएम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, चाहे मतलब इसमें वहां के ट्रेडर्स मुलविस हो या यहाँ का ट्रेडर्स मुलविस हो। तो ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। हम आज भी गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि मतलब बार बार गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ट्रक स्कैनर के लिए। तो हमने उनको बोला था, सो सेंटर को भी हमने लिखा था कि हमें एक ट्रक स्कैनर चाहिए। और जो इस वक्त मामला चल रहा है ये ट्रेड का, तो हमें इस वक्त उसकी ज्यादा परेशानी नहीं है। जो कि वहाँ के ड्राइवर्स यहाँ है और यहाँ के ड्राइवर्स वहाँ है, उनको फिलहाल छोड़ देना चाहिए ताकि आइंदा के लिए लाहेमुल बन जाता। तो हम इस वक्त गवर्नमेंट को भी यही कह रहे हैं कि जो भी इसमें मुलविस है, मुलविस पाया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा हमारी नस्ल बच जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद के रास्ते क्रॉस एलओसी ट्रेड के दौरान नशीली अद्वियात बरामद होने से न सिर्फ ये तजारत मुतासिर हुआ, बल्कि इसका असर श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस पर भी पड़ा है। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। ईटीवी न्यूज, कमान पोस्ट, लाइन ऑफ कंट्रोल। कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा,
एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई, इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। लंगेट के एमएलए और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद का कहना है कि रियासत में बेहतर सियासी माहौल न मिलने की वजह से वो अपनी सियासी पार्टी तश्कील देने पर मजबूर हुए। ईटीवी से खुसूसी बातचीत के दौरान इंजीनियर रशीद ने पीडीपी और उमर अब्दुल्ला पर दहली की बी टीमें होने का इल्जाम आयद किया। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रिफत अब्दुल्ला और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर और एमएलए लंगेट इंजीनियर रशीद। रशीद साहब, खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो आपने पार्टी तश्कील दी, क्या वजह है, क्या मकसद है उस पार्टी का? पार्टी बनाने के पीछे हमारा ये मकसद है कि जब 2008 के इंतखाबात के बाद मुझे लंगेट के लोगों ने मैंडेट दिया, एमएलए बनकर मैं चुन के आया, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने मुफ्ती साहब से भी पहले बात की, उमर साहब के हल्फ लेने से पहले, कि कश्मीरियों को मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए हम सब लोग मिल जाएं, क्योंकि मैं एक छोटी सी ताकत था, एक एमएलए और उनके पास 21 एमएलए थे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे वहां से मुनासिब जवाब न मिला। और उसके बाद उमर साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे एक माहदा भी तय किया, कोई 11 निकात का, जिसमें अफसफा की मनसूखी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का को कलादम करार देना, अटानमी का हुसूल, लोगों को साफ और शफाफ इंतजामिया फराहम करना, जेलों से कैदियों की रहाई, और उन चीज़ों को लेकर मैंने उन्हें अपना मशरूत जो ये एतमाद था वो दे दिया। कोई 1 साल तक उमर साहब ने बड़ी जान फिशानी के साथ मेरे ख्याल में वो वादा निभाया, और उसमें बम्बई का जो कैंप उठा उसमें हमारा भी एक छोटा मोटा रोल था। नहीं, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, 2009 के जो पार्लियामानी इंतखाबात थे, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुल के सपोर्ट किया। क्या आपको मालूम नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगी, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपके साथ था, यानी कि वो रिवायती सियासी जमात है, आपके सामने ट्रैक रिकॉर्ड की बात नहीं है। मसला यह है, उमर साहब से आप पूछ सकते हैं, हमारा उनके साथ एक महदा हुआ। जब राजीव गांधी जी मनपू आ गए पार्लियामेंट इलेक्शन में, राहुल गांधी जी, उन्होंने वहां पर तकरीर की। उमर साहब से मैंने कहा हम आपको किस शर्त पर वोट देंगे। उन्होंने कहा मसला तो हल जो होगा वो मरकजी सरकार चाहे उसमें उस वक्त कांग्रेस की मतलब लग रहा था दूर से यूपीए की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और यूपीए जो है
वो वादा बंद है कश्मीर मसले को हल करने के लिए। मैंने कहा मैं इस चीज से मुतमईन नहीं हूं। फिर अगर आप वनपुर में तक राहुल गांधी की तकरीर निकालें, राहुल गांधी ने वहां कहा 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन में कि आप मुझे और उमर अब्दुल्ला को साथ दीजिए, हम वादा करते हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने मुझे वनपुर के उस स्टेज से फोन किया कि इंजीनियर साहब अगर आप वाकई चाहते हैं कि कश्मीर के मसले के हल में कोई पेशरफ्त हो, फिर राहुल गांधी ने आज पहली बार कश्मीर आकर एक ओपन कमिटमेंट की है कि हम कश्मीर मसले के हल में रोल निभाएंगे, लिहाजा कश्मीर के लोग हमें वोट दें। मैंने उस वक्त ये समझा कि मेरे वोट से अगर उमर अब्दुल्ला कहीं एक वादा बंद हो जाते हैं कश्मीर मसले, लेकिन जहां तक कैंपेनिंग की बात है वहां पे उमर अब्दुल्ला ने हर बार ये कहा कि वोट जो है वो अलग मामला है, कश्मीर का मसला अलग मामला है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए ये वोट दिए जाते हैं, वो तो खुल के सबके सामने अर्ज कर रहा हूं। आप कैसे मान रहे हो मसला कश्मीर हल करने जा रहे थे वोट से? जब आप वोट सी बात उमर अब्दुल्ला करें, उमर अब्दुल्ला के कहने से या मेरे कहने से या किसी और के कहने से हकायक नहीं बदल सकते। मैं ये अर्ज कर रहा हूं जब उमर अब्दुल्ला ने और राहुल गांधी ने, स्पेशली राहुल गांधी ने वनपुर में ऐलानिया कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम कश्मीर मसले को हल करेंगे, तो आप मान गए? खुद वो यही कह रहे थे कि हमारे इंजीनियर साहब नहीं, ये तो मानूंगा ही नहीं। मैं अपना व्यू पॉइंट की नहीं, मैं तो आप ही से बात कर रहा हूं, मैं तो आप ही की बात करूंगा। वो खुद यही कह रहे थे लोगों से कि आप वोट डालिए, वोट और मसला कश्मीर का आपस में कोई तालमेल नहीं। बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में मैं इस बात का बिल्कुल एतराफ करता हूं और मानता हूं जो असेंबली में मैंने हमको एक्सपोज किया उन्हें, अगर हम उनका साथ नहीं देते आज शायद मैं आपके सामने ये नहीं कहता कि उन्होंने हमें लेट डाउन किया कश्मीर मसले को। मैं आज बिल्कुल साफ और दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूं कि पीडीपी हो या उमर साहब हो, ये दिल्ली की बी टीम है और इनका क्या इसलिए आप बोलते हैं क्योंकि आपने अपनी पार्टी जो है वो लॉन्च की है? क्या इसीलिए आप बोलते हैं क्योंकि आपके पास अब यही ऑप्शन है कि अपने लोग बनाने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज भी अवामी इत्तेहाद पार्टी का यूनिट खत्म करके पूरी पार्टी खत्म। आम लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दिया, अपने काम करवाए, आप अपनी सवाल करवाए। काम करवाना वैसे भी मेरा फर्ज है, मुझे मंडेट उसी, लेकिन ये आपने अगर मैं कोई काम करूं वो उमर अब्दुल्ला के एहसान नहीं है मेरे ऊपर, वो मेरा फर्ज है काम करना, और जो मैं लेता हूं काम करवाए, वो मेरी काम करवाए, मैंने अपने बलबूते पर करवाए, मैंने उनसे करवाए। एमएलए वो क्यों करवाए? वो कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया मेरे लिए, ब्रिजेस वगैरह वो तो वैसे भी होता, उनसे आपने आपने सोचा कि कोई प्यार से प्यार से देगा, आपने सोचा माइलेज ज्यादा लड़के भी लेना आता है, आपने सोचा माइलेज अगर प्यार से नहीं देंगे तो लड़के भी हमें लेना आता है, आपने सोचा कि अगर आप मेरे 5 साल की हिस्ट्री देख लें, मैंने 43 प्रोटेस्ट मार्च किए जिसमें हमने आपने शोर किया, उस हिसाब से काम नहीं हुआ ना। मैं उसी पर आ रहा हूँ। शोर तो बहुत आपने किया, यहाँ तो मुझे काम यह है कि आप शोर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पब्लिसिटी मिले। 1 मिनट आप मुझे देते हैं। मैंने 43 प्रोटेस्ट किए। आपने देखा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जिसका पूरी दुनिया में डंका बजा है, वो सिर्फ 2 एसएचओ को सस्पेंड करवाने के लिए सड़क पर आकर 2 दिन सोता है रास्ते में। आप मेरे इलाके में जाकर और आप रिकॉर्ड चेक करवा दीजिए, आपके ईटीवी ने लाइव फुटेज दिखा दी, मैंने कोई 40 के करीब धरने दिए, उसका हमें ये नतीजा निकला, 2 एसएचओ को मैंने शिफ्ट करवा दिया, 2 डीएसपी को मैंने शिफ्ट करवा दिया। कश्मीर की 25 बरस की मिलिटेंसी की तहरीक में एक बार 2011 में मैंने आर्मी के मेजर को बारामूला के पुलिस स्टेशन में 2.5 घंटे के लिए लॉकअप में बंद करवा दिया। एक असिस्टेंट कमिश्नर को हमने 24 घंटे में ट्रांसफर करवा दी। हमारे प्रोटेस्ट जो थे उससे हमें तो बहुत कुछ मिला। फिर जो आपने उमर साहब की बात की कि काम करवाए, काम करवाना वो मेरा फर्ज है और उनको बेड़ा काम करना वो भी उनका फर्ज है। मतलब करवाए, वो तो करना ही है, वैसे भी फायदा ले लिया, वो तो वैसे भी फायदा ले लिया, बिल्कुल नहीं रशीद साहब, उसने उसका फायदा ले लिया, मैं लेके रहूंगा। आपने चीफ मिनिस्टर से फायदा लिया जो आपने उनके सपोर्ट किया था। उमर साहब के साथ 2 साल से शायद मेरे वो ताल्लुकात नहीं है, तब से तो मेरे ख्याल में वहां ज्यादा काम हुआ है। अगर आप पिछले साल का देख लें, सुनमनी एक अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके मेंबर पार्लियामेंट को कितने वोट्स मिले पार्लियामेंट इलेक्शन में? जी 13,000। तो 13,000 वोटर्स आज भी आपके साथ हैं या उसमें से कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस? मेरे ख्याल में मुझे ये कहना चाहिए कि वो चीज लोगों पर छोड़ दें, वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह खुदा के फजल से किसको क्या मिलेगा, आप देख लेंगे। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं जो काम हमने लंगेट के लोगों के लिए किया, मैं ये फैसला लंगेट के लोगों पर छोड़ता हूं। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आएगा वो मुझे वोट दें, अगर उन्हें मेरे से बेहतर बंदा मिलता है मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर वो किसी और को भी बनाते हैं। लेकिन मेरा ज़मीर, मेरी आत्मा, मेरी अपनी जो अपना कन्विक्शन है वो मुतमिन है कि मुझसे जितना हो सकता था उतना मैंने कर लिया। ये कहा जाता है इंजीनियर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले, वो खबर में रहें। तो आप मीडिया वाले आए नहीं उस दिन। अगर आपको याद होगा असेंबली में मैंने
ایک بار کہا تھا میڈیا کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہ آج آپ کوئی خبر میری نہ ڈالیں. مجھے ایک چیز بتائیے, اگر آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھ لیں, نا انصافی ہوتے دیکھ لیں, کیا پھر میں اپنے گھر میں کمبل اوڑھ کر بیٹھ لوں؟ وہ تو میرا فرض ہے, میں پبلسٹی کے لیے کیوں کروں؟ مجھے آپ نے سیکریٹریٹ میں کتے لائے, کیا کتے غائب ہوئے؟ نہیں, کچھ نہیں ہوا. کیا آپ نے فالو کیا؟ نہیں کیا. مطلب آپ نے خبر بنائی, میری بات, آپ نے فالو کیوں نہیں کیا؟ آپ میری بات سنیں, آپ نے فالو کیوں نہیں کیا؟ میں مانتا ہوں آپ نے ایک انیشیٹو لے لیا, آپ کہنے تو نہیں. کتے میں نے کیوں لائے؟ مجھے شوق نہیں تھا کتے یہاں لانے کا. مسئلہ یہ تھا, اس سے 15 دن پہلے میری کانسٹیچوئنسی میں ایک ہی دن میں کوئی 26 بندوں کو کاٹا تھا کتوں نے. میں نے سی ایم صاحب کی نوٹس میں لایا, انہوں نے کہا کہ اس میں سپریم کورٹ کی رولنگ ہے, لمبا چوڑا پروسیجر ہے, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا جناب آپ تو کم سے کم جو آوارہ کتے ہیں ان کو تو یہاں سے ہٹا کے مار سکتے ہیں, کسی اور جگہ بھیج سکتے ہیں. جب الٹیمیٹم دینے کے باوجود, جو اپنے باقی وہ متعلقہ محکمہ جات ہیں ان سے بھیک مانگنے کے باوجود جب انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو کتے لینے کا مقصد یہ تھا, جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں, جو ہمارے منسٹر ہیں, سی ایم صاحب ہیں, یہ اعلیٰ درجے کے کتے باہر کے ملکوں سے لا کے پالتے ہیں. مجھے ان کو یہ احساس دلانا تھا, اب اگر آپ کو کتے پالنے ہیں تو اپنے کتے پالو, یہ کتے آپ نے آوارہ چھوڑے ہمیں کھانے کے لیے. تو اس میں فرق کیا پڑا؟ کتے لانے کا مقصد یہ تھا, ایک خبر تو پوری دنیا کو چلی گئی, خبر بنانے کے لیے خبر بھی ضروری ہے, خبر بنانے کے لیے آپ کرتے ہیں, پھر چلنے رکھتے ہی کیوں ہے؟ خبر تو ضروری ہے, ہم تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ اس کا زیادہ خبر تو چاہیے بھی, خبر تو چاہیے بھی. میری گزارش سنیں, خبر پوری دنیا کو لگی کہ کشمیر میں ایک ایم ایل اے, ایک عام لوگ اتنے تنگ آئے ہیں کتوں سے کہ انہوں نے ان کو لا کے فائدے پر میں آتا ہوں. یہ لوگ سوپور سے, بارامولہ سے, باقی جگہوں سے کتے لا کر گاؤں میں ڈال رہے تھے, کیونکہ میں جس علاقے کی نمائندگی کرتا ہوں وہ دیہی علاقہ ہے. کم از کم تب سے آج تک میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی جگہ سے انہوں نے گاڑیوں میں بھر کر کتے وہاں نہیں لائے. جو میونسپلٹی کے حکام تھے آپ کنفرم کر سکتے ہیں, لولاب, راجوار, ماگام, غازی آباد, ماور, وہاں یہ رات کے وقت گاڑیوں کو, کتوں کو گاڑیوں میں بھر کر ڈالتے تھے. اسے اتنا تو ہوا کم سے کم جو لوگوں نے مجھے وہ دیا, فی الحال وہ تو کتوں کے کاٹنے سے محفوظ ہے. آنے والے انتخابات میں آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ہمارا منشور جو ہے وہ تو ہم نے باضابطہ ایک میں اسی پر آؤں گا. ہائی لائٹس ہمارے یہ ہوں گے, اگر لوگ ہمیں ووٹ دیں گے, ہم وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے, ہم 7 دن کے اندر پبلک سیفٹی ایکٹ کو ختم کریں گے. افسفا کو ہم 2 سال کے اندر ختم کروا دیں گے. ختم کیسے ہوتا ہے ہم آپ کو دکھا دیں گے. وہ جس طرح ہم نے لنگیٹ سے پولیس, فوج اور باقی افسروں کو اکاؤنٹیبل بنایا, آرمی کے کیمپ جس طرح ہم نے وہاں سے اٹھوا دیے, 20-25 برسوں سے جو روڈیں بند تھی ان کو جس طرح ہم نے کھلوا دیا, اسی طریقے سے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چناوی اصلاحات ہوں. اگر ہمیں لوگ مینڈیٹ دیں, ایک ایم ایل اے یا ایک چیف منسٹر یا ایک وزیر 2 ٹرم سے زیادہ بار کے لیے منتخب نہ ہو. ہم چاہیں گے اسمبلی میں پہلے ہی سال میں ایک ترمیم ہم لائیں, تاکہ ایک ایم ایل اے, ایک منسٹر, ایک چیف منسٹر 2 بار سے زیادہ منتخب نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو کرمنل بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہوں ان کو اسمبلی کا انتخابات یا پارلیمنٹ کا انتخاب لڑنے سے روکا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہو, لیکن آپ کے خلاف 10 ایف آئی آر درج ہیں مختلف پولیس اسٹیشن. میں نے پہلے ہی عرض کیا ایف آئی آر کی قسم ہے. ایک وہ ہوا جو ایف آئی آر آپ کو لوگوں آپ کی جو قسمیں ہیں وہ ایکسپٹ نہیں, آپ پہلے سن لیں میری بات. میں نے یہ کہا کرمنل ایف آئی آر, چاہے کرپشن ریلیٹڈ ہوں, کوئی اغوا کاری کے متعلق واردات ہوں, یا کوئی ایسا ایکٹ جس نے کیا ہو جسے سچ مچ لگے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہو, ایسے لوگوں کو ہماری پارٹی میں جگہ نہیں ملے گی. اور جو آپ نے پبلسٹی کی بات کی, میں یہی عرض آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا یہ بھی پبلسٹی ہے؟ میں 4-4.5 برس سے سرکاری گاڑی, تیل, پی ایس اوز آپ کے نہیں لیتا ہوں. آج کل آپ لوگ پبلسٹی کہاں ہے؟ میں مر جاؤں آپ پھر بھی کہیں گے پبلسٹی ہے. مجھے افسوس کی بات ہے, آج تو آپ ہی میڈیا والے کہتے ہیں کہ اروند کیجریوال اس لیے بڑا لیڈر ہے. کیا فرق پڑا؟ سوری, آپ نے نہیں لیا تو کیا فرق پڑا؟ میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. انٹائٹلمنٹ جو ہے, کیا ایک آدمی, کیا ایک شخص آپ کے اس چیز سے راغب ہو گیا تو انہوں نے 2 چیزیں میں بتا دوں. اگر ایک شخص آپ کی طرف آئے ہوتے, فرق پڑا, 2 فرق پڑے. ایک, پہلے میرا اپنا ضمیر مطمئن ہوا اس چیز کو لے کر. پولیس والے میرے بھائی ہیں, ہمارے سماج کا حصہ ہیں. فوج کے لوگ بھی جو ہیں, سیاسی معاملہ ایک طرف, ان کی اپنی ڈیوٹی ہے, لیکن آپ نے خود دیکھا کتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی. میں نے سیکورٹی میرے پاس تھی پہلے, میں نے تب چھوڑی جب میرے علاقے میں پولیس کے لوگوں نے ایک بندے کی اس قدر پٹائی کر دی کہ وہ سمجھیں نیم مردہ حال میں انہوں کو چھوڑ دیا. ایز اے مارکا پروٹیسٹ انسانی حقوق کی زیادتیوں کے خلاف میں نے
एहतजाज के तौर पर सिक्योरिटी अपनी छोड़ दी, और उस चीज का फायदा अब भी मिला है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज की तारीख में एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट को छोड़कर किसी बंदे पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं लगा। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको वहां पर जवाबदेह बनाया गया है। ये मेरा ज़मीर उस हिसाब से मुतमईन है। जो आपने फायदे की बात की, मैं आपको एक जरूरी बात बताऊंगा, लेकिन मुझे आपका 1 मिनट चाहिएगा। आप देखते हैं कि एक एमएलए के साथ कम से कम 10 पुलिस एहलकार होते हैं। 10 एहलकार उसके घर में होते हैं, 20 हो गए। 10 एहलकार श्रीनगर में उसकी रिहाइश पर होते हैं, 30 हो गए। 10 जम्मू में होते हैं, 40 हो गए। इस तरह एक एमएलए के पर सिक्योरिटी का खर्चा ही कोई 1.5 करोड़ रुपए का सालाना का आता है। जब हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस कोई 66% है बिजली के, 25 लाख सिर्फ हम साल भर के लिए देते हैं बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जब एक एमएलए सिर्फ एक ही साल उसकी सिक्योरिटी पर उतना खर्चा आता है जितना 6 साल बिजली पर खर्च करते हैं। अगर सिर्फ एक बरस के लिए इनके सिक्योरिटी अखराजात में कमी की जाए और वो पैसा तामीर तरक्की पर या इसी बिजली पर खर्च किया जाए तो रियासत में इंकलाब आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो अब सियासी जमातें उभर रही हैं, तो बहुत ज्यादा तादाद बढ़ रही है अब सियासी जमातों की। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर हर घर में एक सियासी जमात बने तो सियासत कौन करेगा, वोट कौन देगा और फायदा कौन लेगा? और कश्मीरियों का वोट तकसीम भी होगा, वो भी बात है। इस पर मैं आपका 1 मिनट चाहूंगा। अगर आप की यादाश्त के लिए अर्ज करूं, आपने भी एक इजाफा किया। मैं उसी पर आ रहा हूं। 2010 में जब यहां पर नौजवानों की किलिंग्स हुई, मैं उमर साहब और मोहब्बत जी के पास गया। मैंने उनके आगे भीख मांगी कि आप 2 बड़ी जमातें हैं, हम तो छोटे लोग हैं, आप मेहरबानी करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके कश्मीर और कश्मीर की बात करें। जब मैं कश्मीर की बात करता हूं मैं पूरी स्टेट की बात कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने हमारी बात का मजाक उड़ाया। तो फिर जो यहाँ के दानिश्वर जो थे, कुछ अच्छे लोग जो थे, उन्होंने कहा कि इनके आगे आप जो ये बंसरी बजाना, ये हुआ बैंक से आगे बंसरी बजाना, तो आप क्यों न हम सब लोग मिलकर एक ऐसी पार्टी बनाएं जो कश्मीर और कश्मीर की बात करे, और दूसरे इसके अलावा एक अच्छी साफ शफाफ इंतजामिया फराहम करने के लिए भी वादामंद हो। मैं अभी 4 साल का बच्चा हूं इस सियासत में, मैं एक एक दिन का एक एक लम्हे का हिसाब दे सकता हूं। कम से कम आप इंसाफ ये कर लीजिए। मैं आज की तारीख में, जब आज पूरी जवादी में आप देख रहे बर्फबारी है, मैं आज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कहीं राशन के लिए किसी के पाँव में पड़ता हूं, कहीं किसी को दाड़ा मारकर कुछ और काम करवाता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए लोगों का जायज काम जो है। यहाँ वो कहते हैं ना, जहां हक न मिले, जहां सच न चले, वहां झूठी सी। अगर इसके लिए मुझे कहीं गालियां सुननी भी पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर मुझे किसी के पाँव भी पकड़ना पड़े, मेरे लोगों को जिन्होंने बहुत ज्यादा मुसीबत देखी है 30 साल से, इनको ये कुछ किसी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, और मेरा ये फर्ज है कि मैं मरते दम तक इनके हुकूक की बात। इंजीनियर साहब, आप एक एमएलए हैं, ऑनरेबल एमएलए हैं, लेकिन कई लोग जो आपके वोटर्स भी हैं वो ये कहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या जरूरत पड़ती है आपको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल? जबरदस्त बात आपने की। मुझे एक चीज बताइए, असेंबली का 5 साल का रिकॉर्ड आप लाइए, अगर मैंने एक भी बार कोई ऐसी बात बोली हो, 1 मिनट सुनिए मेरी बात, जो अनपार्लियामेंट्री हो, मैं रिजाइन कर लूंगा। एक दूसरा आप दूसरी मेरी सुनिए, असेंबली इज द हाईएस्ट फोरम। आप मेरी बात सुनिए ना, असेंबली में जो इफ्तिकार अंसारी साहब, मौलाना साहब हैं, बहुत अच्छे आलिम दीन भी हैं, मुझे उनका एहतराम है, और मोहम्मद अकबर लोन साहब। मैं असेंबली की पार्लियामेंट्री का नहीं, मैं असेंबली की बात मैंने बात जो उन्होंने उससे पहले भी मैंने कई मेरे वोटर्स हैं, उन्होंने इलाके के मुलाजिमीन भी हैं, उनमें कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको कैसे उनके माथे पर लिखा था मेरे वोटर्स हैं, मुझे माफ करें। लोग तो आप ही कहना, आप कैसे कह सकते हैं? वो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट भी हो सकते हैं। जो मैंने 5 साल काम किया, आपके लाल चौका, आपके श्रीनगर की कोई गली नहीं, कोई थाना नहीं जहां मैंने धरना दिया, जहां मैं जेल में नहीं गया। सियासी मुखालफिन के पास जब कहने को कुछ नहीं, वो तो ये कहेंगे। 24 घंटे में लोगों के पास होता हूं। मैं वाहिद एमएलए जिसके घर में कोई तलाशी नहीं होती है, जो भी आता है अंदर आ जाता है। इस जहां एक तरफ सिक्योरिटी हालात, बाकी चीजें, कम से कम ये चीज भी तो आप इंसाफ कीजिए। और दिन में मैं कम से कम 500-800 लोगों से मिलता ही हूं। आज तो सेशन में आप कुछ ही न रहे हैं, मैं अभी तक जम्मू नहीं गया। आपने सेशन की बात की, मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जो सेशन आने वाला है, क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे आपके? मैंने पहले कहा कि मैं कोशिश कहूंगा, हाथ जोड़ूंगा अपने एमएलए साहिबान से सियासी चीजों को लेकर कि ऑनरेबल लफ्ज आप इसे खत्म कर दीजिए। ये तो वो डिक्टेटरशिप लगती है, महाराजाओं की बात लगती है। अगर हम अच्छे काम करें, लोग खुद हमें। हो गया एक पॉइंट। दूसरे भी तो नाजरीन, वक्त की किल्लत की वजह से हम आपको ये तफसीली बातचीत मुकम्मल आज तो नहीं दिखा सके, लेकिन कल शाम 5:30 बजे कश्मीर एक्सप्रेस में आपको ये खास मुलाकात तफसील से दिखाई जाएगी। तो कश्मीर एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। आदाब।
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।